सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है। 9 मई के हवाले से सज़ाएँ हो रही हैं और आगे भी शायद आने वाले दिनों में होंगी। PTI का एहतजाज भी शेड्यूल है, वो क्या रंग लेकर आएगा। अलीमा खान ने कहा है कि कासिम और सुलेमान जो कि इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है वीज़े के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन में कि अब वो वाकई पाकिस्तान आएंगे। लेकिन उसके साथ जो तहफ़्फ़ुज़ आईन है पाकिस्तान की आज APC और उसका जो कंक्लूजन एक एलामिया हमारे सामने आया, जिन्होंने उसमें बात की है कि पाकिस्तान को इस वक्त मुल्क को एक और मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है। तमाम जो जमातें हैं वो सर जोड़ के बैठे हैं। उसके अलावा एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें उन्होंने बात की है ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का कमीशन बनाने की बात की है, लेकिन क्या ये हो पाएगा? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। उठते हैं पहले फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और बात का आगाज़ कर लेते हैं। 9 मई के जो केसेस हैं, 8 अगस्त सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन थी और केसेस निपटाने के हवाले से इस सूरत हाल ये है कि 8 के करीब MNAs, 2 सैनेटर्स, 5 मेंबर्स पंजाब असम्बली और उसके अलावा दीगर कायदीन, उनको 10-10 साल की सज़ाएँ मिल चुकी हैं। आपको लगता है कि ये मुनासिब है और ये जमहूरियत के लिए, किसी भी मुल्क की जमहूरियत के लिए कोई नेक शुगुन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नाज़िर साहब, आपको पता है कि 9 मई तो हुआ है। 9 मई न तो हिंदुस्तान ने किया, न इसराइल ने किया है, और 9 मई करने वाले भी आपके सामने जिन लोगों ने किया है, न किसी और जमात ने किया। ये वही लोग थे जो बार बार कह रहे थे। और आपको पता है कि इनके जो बानी चेयरमैन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रेस टॉक कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर ऐसे होगा तो फिर तो वर्कर ऐसे करेंगे। फिर जो कमेटी बनाई थी और कमेटी वालों ने जो उकसाया था, क्या वहाँ पर किसी और पार्टी के नुमाइंदे मौजूद थे? मैं समझता थोड़ा लेट हुआ है, बहुत पहले फैसला हो जाना चाहिए था। अदालतों ने फैसला किया है, फोरम्स मौजूद हैं। अगर कोई समझता है कि गलत है तो फिर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। 9 मई हुआ है, PTI ने किया है, मास्टरमाइंड थे, जो भी थे, सारा कुछ हुआ है, सब ने देखा है, इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। और आप कहते हैं सज़ाएँ भी दुरुस्त हैं, होनी चाहिए थी, बिल्कुल दुरुस्त हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन जब ये जुर्म जिन्होंने किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ माफ़ियाँ तलब की, मुराद रास हो गए और बहुत सारे नाम, यू जस्ट नेम इट, बड़े सारे नाम है ना, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, माफ़िया मांग ली और फिर उनको आम माफ़ी मिल गई। जब उनको ये आम माफ़ी मिल गई तो दूसरों के साथ क्या नरमी हो सकती थी? और फिर क्या उनको ये आम माफ़ी मिलना दुरुस्त इक़दाम है? देखिए, बात यह है कि माफ़ी मिली नहीं मिली, माफ़ी मांगी, एक्सेप्ट हुई, अपोलॉजी नहीं हुई। देखिए, ये तो मान ही नहीं रहे कि हमने की है, पहली बात तो ये है। और फिर आपको याद होगा कि अभी पिछले जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी कुछ अर्सा पहले, तो वहाँ पर CM KP ने खुद कहा था कि हमारे वर्करों ने किया है, मुसल्लह नहीं थे, लेकिन जो वो था गुस्सा था, ये था, और हमारे वर्करों ने इस किस्म के। आप मुझे बताएं, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने जो पिछले स्टेटमेंट दिया है और इंडिया फैटअप में गया है ग्रे लिस्ट के लिए पाकिस्तान के लिए, आप ये भी कहते हैं कि इसमें माफ़ी मांग लिया, वो उसके बाद एक और बयान दे दिया। अब वो कहते हैं मैंने तो बयान दिया ही नहीं है, सियाक व सबाक से हट के पेश किया है। आप एक मुल्क का सत्यानाश करने जा रहे होते हैं और फिर कहते हैं मैं सॉरी, मैंने माफ़ी मांग ली है। सर, मैं थोड़ी कह रही हूँ माफ़ी, मेरा पॉइंट तो ये था कि जिसने माफ़ी मांग ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, पार्टी बदल ली, तो उसको आम माफ़ी मैंने थोड़ी दी थी सर। जिसने आम माफ़ी दी थी वो आपको भी पता है। बाकी रह गए अली अमीन गंडापुर साहब का बयान इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, वतन दुश्मनी की शायद ज़मरे में भी आता है, और जो कुछ उन्होंने किया वो भी शायद 9 मई। तो अब क्या किया जाए? PTI का ख़त्म शुद, या एक मौका देना है, या पार्टी ख़त्म करनी है, पाबंदी लगानी है, क्या किया जाए इनका? देखिए, पार्टियां कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। पीपल्स पार्टी एक ज़माने में बहुत कम सीटों के साथ पार्लियामेंट में मौजूद थी। मुस्लिम लीग PMLN जो है वो भी कम वोटों के साथ जो है वो असम्बली में मौजूद थी। पार्टियों पे अच्छे बुरे बातें आते रहते हैं, लेकिन बात यह है कि आप अगर सेंसिबली प्ले करेंगे, सेंसिबली पॉलिटिक्स करेंगे तो ठीक है। अगर आप करेंगे कि जी नहीं मैंने असला लेना है, मैंने मारना है, मरना है, ये करना है, मतलब है कि अगर आप सारी बातें दहशतगर्दी के हवाले से करें, आप इंतशार की बातें करें, तो ये तो पॉलिटिक्स नहीं हुई ना। हमने पिछले 16 महीने की हुकूमत में इन्हीं लोगों को हुकूमत के साथ डायलॉग से बिठाया था, फिर जाके 9 मई कर दिया।
अब मुझे बताएं कि ये चीज़ें जो अगर ये करेंगे, पहली बात तो इनका पता नहीं कि लीडर कौन है। एक कह रहा होता है, दूसरा कह रहा होता है, तीसरा कह रहा होता है। लीडरशिप का कि चेन फुकदान ऑफ कमांड की पता नहीं है कि चेन ऑफ कमांड की कहाँ पर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपकी एक बात थी कि अब हम अदम एतमाद भी लेकर आएंगे सुबह खैबर पख्तूनख्वा में, यानी उसकी पार्लियामान में। इसका मतलब है अब आपकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर भी नज़र है। अब ये जो अदम एतमाद है यह वज़ीर आला पे लेकर आएंगे आप, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि इन हाउस चेंज, तो अब आप इन हाउस चेंज के हक़ में हैं या आप पूरी हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं और ट्रेजरी बेंचेस पे अब आप यानी अपोजिशन आना चाहती है? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर एक नए सीएम आने चाहिए, पीटीआई के अंदर, यही बात गलबन की। तो जब आएंगे तो हुकूमत तो फिर भी ख़त्म होगी, क्योंकि जब नए सीएम आएंगे तो हुकूमत ख़त्म होगी और नई कैबिनेट आएगी। नई कैबिनेट आएगी, लेकिन ट्रेजरी बेंचेस पे तो रहेंगे ना। हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस दिन भी हमारे साथ मेंबरान ज़्यादा हुए, एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ, और जिस अपोजिशन के पास भी वो सिंध में हुए, पंजाब में हुए, बलूचिस्तान में हुए, वफाक में हुए, उनका जमहूरी हक बनता है कि वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। तो मैंने कहा कि जिस दिन हमारे साथ ऐवान में एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ तो हमारा जमहूरी हक है कि अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, क्योंकि इस वक्त 30 से 35 आज़ाद अरकान जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं सूबाई असम्बली में। तो मैं तो ये नहीं कहा कि मैं आज या कल लेके आ रहा हूँ, मैं कहा जब भी पूरे हम तो बड़े आराम से, बड़े ठंडे दिमाग से सियासत करते हैं। माजी भी हमें पार्टी के आप लोग कहते थे आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते, पीडीएम में थे आप लोग इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते, आप सिंध हुकूमत बचाना चाहते हैं, ये है वो है, और हमने आपको दिखाया कि हमने अदम एतमाद के ज़रिए इनके बानी चेयरमैन को हटाया। अगर हमने अदम एतमाद से इनके बानी चेयरमैन को हटाया तो अगर हमें मौका मिला तो ये लोग तो मतलब है कि एक फूके की मार है। सर, इसमें तो कोई बात नहीं है, दो राय नहीं है कि आप बड़े ठंडे दिमाग में सियासत करते हैं, ठंडे दिमाग से सियासत करते हैं, उनके पीपल्स पार्टी का वतीरा भी है, कोई जज्बाती पर नमें नज़र नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ जब आप ये बात करते हैं ना खैबर पख्तूनख्वा की कि वो आज़ाद है, वो फला हैं, ठीक है, अगर देखा जाए ऑन पेपर्स या इस तरह से कानूनी तौर पे तो वो शायद आज़ाद हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको ही पता है कि वो पीटीआई हैं। अब वो लेकिन सूबे में एकदम से ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, जो उनके जिनको लोगों ने मुंतखब किया हुआ है उनको आप हटाते हैं। अभी पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है। सूबे की जो अमन अमान के हालात हैं वो जो है वो इस बर्दाश्त कर सकेंगे, ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मुतहम्मिल हो सकते हैं? देखिए नादिम मिर्ज़ा साहबा, हमारे सूबे को इन्होंने सत्यानाश कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। आप इंस्टेबिलिटी कैसे आई है, दहशतगर्दी कैसे फैली है, 2013 में इनको एक पूरा मनसूबा हवाले किया गया था, आज सूबे का सत्यानाश कर दिया है। सीएम आप देखें किस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आप डेर इस्माइल खान साउथ डिस्ट्रिक्ट देखें, डी खान, टांक, लकी, बनू, करक, कोहाड़ देखें, फिर आप मर्ज डिस्ट्रिक्ट के हर ज़िले, 8 ज़िले मुझे एक जगह पर बताएं जहाँ पर इंस्टेबिलिटी वहाँ पर नहीं, दहशतगर्दी वहाँ पर नहीं है। चाहिए तो यह था कि 1.25 साल में जो टाइम हो गया, वज़ीर आला साहब अपने ज़िले को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं और कहते हैं इस किस्म का अमन मैं पूरे सूबे में लेके आ सकता हूँ। उनके अपने ज़िले में अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है, और उन्होंने जो वो लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने हमारा सूबा मिलिटेंट्स को ठेके पे दिया हुआ है, इनके होते हुए सूबे में अमन नहीं आ सकता। सर, आप तो खुद सारे खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक़ है और इत्तेफाक से आपका भी डीआई से ही ताल्लुक़ है, जिससे ताल्लुक़ वज़ीर आला का भी है। अब मामला ये है कि इसमें भी कोई शक शायद ना हो, क्योंकि 2013 में आपने एक पुरमसूबा दिया था, ऑपरेशन हुआ था, हमने सबने खुद देखा कि किस तरह से सारा एक IDPs वाला ऑपरेशन हुआ, सवात और ये वो सारी चीज़ें। लेकिन लोग फिर PTI को वोट क्यों देते हैं? सूबा खैबर पख्तूनख्वा पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने एक ही पार्टी को दोबारा से अपने ऊपर हुकूमत करने के लिए चुना, 2013 में भी, उसके बाद 2018 में भी और फिर 2024 में भी। क्यों? देखिए, आप समझती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जो है वो हलाल था और बाकी सूबों में हराम था। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर सूबे सिंध में भी हलाल था। आप क्या कहते हैं, सूबे सिंध में हराम था, हलाल था? नहीं, आपकी चांस पे हम देख रहे हैं कि जो लोग आते हैं और हमें जो भाषण देते हैं कि जी बस सिर्फ केपी में ठीक है। केपी मुझे बताएं ना कि इनकी अपनी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। अच्छा, आप खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रही है ना कि लोग वोट क्यों दिया? वोट नहीं दिया लोगों ने, इनको हम पे मुसल्लत किया गया है। ये कोई जो है इनको लोगों ने वोट नहीं दिया है, ये ख्याम ख्याल हो सकता है कि ये इनको वोट दिया गया है। इनको जिस तरीके से तो 2024 में किसने मुसल्लत किया इनको आपके ऊपर? आज मुझे जो आप समझते हैं कि हमें मुसल्लत किया, कि किसने मुसल्लत किया, किस तरीके से, मुझे बताएं ना कि अली अमीन साहब से आप ये पूछें कि आप इलेक्शन के दिनों में किसके मेहमान थे? आपने कहाँ बैठ कर मीर सादिक और मीर जाफ़र के किरदार अदा किया अपनी पार्टी के खिलाफ?
आप मुझे सवाल करेंगे, उनके पास जवाब नहीं होगा, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। नहीं, मुझे सिर्फ एक जवाब दे दें आप, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी सर। आप कहते हैं 2013 में भी मुसल्लत किया, 2018 में भी मुसल्लत किया, 2024 में भी मुसल्लत किया। किसने मुसल्लत किया? सब छोड़ दें, 2024 में किसने मुसल्लत किया आपके ऊपर इनको? एक मिनट, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहले मेरा पिछला जवाब सुन लें, फिर इसके बाद अगला जवाब सुन, ठीक है? इसका भी जवाब आ जाएगा, ठीक है? जिस तरीके से इन्होंने आतिफ खान को, शहराम तरकई को, असद कैसर को कौमी असम्बली में भेजा, फिर इन्होंने जो है मैनिपुलेट करके झगड़ा साहब को और वहाँ पर कामरान मगर साहब को इलेक्शन हरवाया और ख़ुद CM कैंडिडेट बने और अचानक नमूदार हुई और CM भी बन गए। तो आपको नहीं पता कि किसने मुसल्लत किया? जनरल फैज़ की बाकियात तो किसने मुसल्लत किया? जनरल फैज़ ने ही मुसल्लत किया। 2024 में जनरल फैज़ के साथ मिलकर इन्होंने मिलिटेंट्स यहाँ पर ले एक बात सुने, एक मंसूबे के तहत इन्होंने मिलिटेंट्स अफगानिस्तान से आकर यहाँ पर आबाद किए। आपने सरीना के जो है वो देखा कि सरीना की चाय की प्याली कितनी हमारे लिए जो है वो वबाल जान बनी, और उन्हीं मिलिटेंट्स ने आज बंदूकें उठाई और हमारे ऊपर मुसल्लत हुए पड़े हैं। नहीं, तो उन्हीं मिलिटेंट ने इनको मुसल्लत कर दिया आपके ऊपर, आप इतने कमज़ोर थे। मैं कहता हूँ कि आप एक आए ना, कोई KB का विजिट करें ना, आप जाए मर्ज डिस्ट्रिक्ट में भी। आप ये कह रहे हैं माजरत के साथ सर कि मिलिटेंट्स ने इनको मुसल्लत किया आपके ऊपर। आप देखें, आप देखें कि 2013 में क्या पीपल्स पार्टी वाले कैंपेन कर सकते थे? ANP वाले कैंपेन कर सकते थे? कोई भी जमात कैंपेन 2024 में पूछ रही हूं, किसने मुसल्लत किया? कितने लोग फैज़ के बाकियात ने मुसल्लत किया? किसने मुसल्लत किया? 24 में भी फैज़ की बाकियात काम कर रही थी। देखिए, मसला ये था कि बिल्कुल उनके लोग थे, अभी वो ऐसे ऐसे ख़त्म हो चुके हैं, उनके बाकियात मौजूद थे और उन्हें मुसल्लत किया है, बिल्कुल मुसल्लत किया है। ऐसे ऐसे उनकी जो है हमसे हमारी जान खलासी उनसे हुई है, वरना वो तो जिस मंसूबे के तहत थे वो तो पूरा पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के मंसूबे पे थे। आज देखिए हमारा सूबा क्यों तबाह बर्बाद है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर, आखिरी सवाल। कासिम सुलेमान की इत्तलात है कि उन्होंने बरतानिया में वीज़े के लिए हाई कमीशन में अप्लाई कर दिया है, वजारत जो दाखिला है उसके अप्रूवल का इंतज़ार हो रहा है। आप उनको वेलकम करते हैं? आना चाहिए, वीज़े देना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को? बिल्कुल, अगर वज़ीर दाखिला से आप रब्ता करें, बिल्कुल वज़ीर दाखिला साहब उनको वीज़ा दे, तो एक लीगल प्रोसेस से अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो बिल्कुल हैं, उनको किसने मना किया? लेकिन मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि वो नहीं आएंगे। आज भी आप कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे? ठीक है, मैं ये क्लिप आपका एहतियात से रख लेती हूँ आर्काइव में। मना नहीं किया जाएगा, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं आएंगे। अपनी मर्जी से नहीं आएंगे, हम इजाज़त, पाकिस्तान हुकूमत इजाज़त दे देगी। जब उनके वाले साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने एक दिन उनको वज़ीर आज़म हाउस नहीं बुलाया, तो आज कैसे वो आएंगे? लेकिन उनका अपना एक जमहूरी हक है, अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल आपका क्लेम जो है वो हम उसको एक रखेंगे आर्काइव में, और कभी आ गए तो भी चला देंगे, नहीं आए तो भी आपको ये क्रेडिट दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुली साहब आपके टाइम का। नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। जो PTI के अंदर इस वक्त जो कुछ बहरान है उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या PTI की लीडरशिप है, उनकी नाक़िस हिकमत अमली है, या उनकी नाअहली है? इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ होंगे, उनसे ज़रा बात करेंगे। जनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और पहले जो आवाज़ें कहीं कहीं से उठती थी कि ये PTI कर क्या रही है, ये इसकी हिकमत अमली क्या है, या इनकी नाअहली है, या इनकी कम अक्ली है, या इनकी कोई हिकमत अमली में ख़राबी है, या ये करना नहीं चाह रहे, बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत सारे सवालात हैं। इनका जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं। साबिक़ गवर्नर सिंध और PTI के बड़े सीनियर रहनुमा कभी हुआ करते थे इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब। जी वालेकुम। इमरान इस्माइल साहब, PTI के हवाले से अब हम क्या बात करें? कुछ लोगों का तो अब कहना ये है कि बहुत जल्द आप सुनेंगे कि PTI थी, और कुछ लोगों का कहना ये है कि PTI जो फैसल वाडा, आपके बड़े पुराने और देरीना साथी और शायद अभी भी आपके दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि PTI भी जो है वो MQM पाकिस्तान की तरह हो जाएगी, एक नए रूप के साथ आएगी। तो दोनों में से आप किस राय के साथ हैं? नादिया, देखें, कहना मुश्किल है कि किस जमात का क्या मुस्तकबिल होगा। एक ज़माने में हम यही चीज़ देखते थे कि पीपल्स पार्टी वाज रिड्यूस टू 20 सीट्स। उसके बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो दोबारा इक़्तिदार में आई, हमने नवाज शरीफ को देखा कि हमारे दौर में ही वो जेलें खा रहे थे और लगता था कि PMLN ख़त्म हो गई। वैसे एक्चुअली तो PMLN ख़त्म ही हो गई, फॉर्म 47 पे आए, वरना तो वो फारिग ही थे सारे के सारे, 16-17 सीट पे आ गए थे।
तहरीक इंसाफ अपनी ज़ात में कोई जमात है ही नहीं। इमरान खान इस तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ इस इमरान खान, ये दो चीज़ें है ही नहीं। आप कहें जी तहरीक इंसाफ से इमरान खान को निकाल लेंगे तो कुछ भी नहीं, पीछे खाली डब्बा है। और अगर आप इमरान खान में से तहरीक इंसाफ को निकाल लेंगे तो इमरान खान अपनी जगह मौजूद है, वो एक और चीज़ पैदा कर सकते हैं। इमरान इस्माइल साहब माजरत जब आप जैसे लोग, माजरत सर, आप जैसे लोग जब ये बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इमरान खान तहरीक इंसाफ है, तो ये कोई डेमोक्रेटिक पार्टी तो नहीं है ना। ये डेमोक्रेटिक पार्टी की डेफिनेशन पे भी पूरी नहीं उतरती। ये तो फिर वन मैन शो है, कल्ट है वाला जो हिसाब होता है। नहीं, पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें पॉलिटिकल कल्ट पर टिकी हुई, वेरी अनफॉर्चुनेटली। वो भुट्टोइज़म है, वो भुट्टो नहीं वहाँ ख़त्म होकर देता किसी सूरत, वहाँ मियाँ साहब किसी सूरत नहीं ख़त्म होते हैं, या इमरान खान साहब जो हैं उनके कद से बड़ा कोई दूसरा लीडर नहीं बन पाता हो। ये पॉलिटिकल कल्ट ही है पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में भी ये बड़े अरसे तक रहा, अभी भी है, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर से पॉलिटिकल कल्ट है और वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ मामला जाता है। लोग सवाल करते हैं कि जी इमरान खान जो है वो उन्होंने तो अपने बच्चों को आगे नहीं लाए, तो उसके बाद कौन पार्टी संभालेगा? तो वो उसके पास किसी के पास जवाब नहीं होता। नहीं सर, मैं एक सेकंड आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा लीडर बन नहीं पाता। मेरा आपके साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ ये है कि किसी बड़े लीडर को बनने नहीं दिया जाता। मुझे बताएं, खान साहब जेल में, अभी उन्होंने चेयरमैन किसको चुना? बैरिस्टर गौहर साहब को। क्या कुर्बानी है बैरिस्टर गौहर साहब की? आप जानते थे पीटीआई में इनके बैरिस्टर गौहर कौन है? जीरो। तो फिर जीरो कुर्बानी है। एग्जैक्टली, जीरो कुर्बानी है। चुना उन्होंने पार्टी में कभी हिस्सा नहीं लिया। खान साहब ने बनने नहीं दिया ना, और वो कोई खान साहब ने नहीं बनने दिया ना। वहाँ कमी है ना लीडरशिप की। देखें इस वक्त तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, वहाँ कमी है लीडरशिप की। मैं क्यों कमी है? एक सेकंड, असद कैसर साहब है सर, असद कैसर साहब है, सुने, हाँ जी, अली मोहम्मद साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, ख़वातीन हैं, जरताज गुल है, शानदाना गुलजार हैं, उमर अयूब साहब हैं। मतलब कुछ तो ऐसा होगा। लेकिन आपने लाके चुना बैरिस्टर गौहर साहब को, उसके बाद फिर आपने बिठाया सलमान अकरम राजा साहब को। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं खान साहब की इस चॉइस ऑफ लीडरशिप से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि खान साहब ने ये सही चॉइस नहीं की लीडरशिप की, क्योंकि बैरिस्टर गौहर के अंदर कोई हौसला या ऐसी चीज़ दम मैंने नहीं देखा। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के अंदर मैंने कोई पॉलिटिकल अक्यूमेंट नहीं देखा। मुझे लगता है वो पॉलिटिकल समझबूझ से ही फारिग हैं बिल्कुल। कोई मैंने पीटीआई के अंदर ऐसी तहरीक नहीं देखी जो इमरान खान को छुड़ाने के लिए हुई हो। पीटीआई की जो हाजिर लीडरशिप है ये टोटली या तो कॉम्प्रोमाइज़ है या डरी हुई है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और ये इमरान खान को पता नहीं जेल जाके क्या कहानियाँ सुनाते हैं कि जी बाहर तूफ़ान आया हुआ है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, बस आपके इशारे की देर है और इनकलाब आ जाएगा, बपा हो जाएगा, फलां हो जाएगा। और सर ये मेरा फ़ोन देखें, इसे सुबह से शाम बजता है, 1 लाख तो लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। सर वैसे मैं तो ऐसे इशारा करूँ तो 1 लाख लोग रोड पर आ जाए मेरे साथ। अब क्या होना है? अब क्या होना है? 5 अगस्त का 9 मई में सजाएं होगी। 5 अगस्त आपके एहतजाज की कॉल। बेचैन हो रही हैं आप, एंड की तरफ जा रही हैं, ज़रा सा सुनती जाए। इमरान खान साहब के पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। यही 3-4 लोग जाते हैं, यही अपनी अपनी राग गाते हैं, कहते हैं सर ये हाजी साहब हैं, बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। वो कहते हैं नहीं सर ये भी हाजी साहब हैं, ये भी बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। वो सब अपनी एक दूसरे की तारीफ़ें करके वहाँ से निकल आते हैं बाहर। कमेटी बना लो, इसको निकाल दो, उसको डाल दो, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करना। अच्छा, ये जो पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं सर, एक सेकंड, बड़ा अवामी सर, ये जो पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं इसमें कोई बुजुर्ग खातून भी है, उनकी बहनें भी तो जाती हैं, वो भी गलत पिक्चर पेश करती है खान साहब को। नहीं देखें, उनकी बहनें जाती हैं सिर्फ अपने भाई की रिहाई के लिए, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासी बयान देती हैं सर की लीडर्स हैं ना वो। नहीं तो अब बोलते बोलते तो कोई बोल ही लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन आप सवाल करेंगे तो जवाब तो देगी। वो क्या बोलेगी? मैं सिर्फ अपने भाई की रिहाई की बात करूँगी। तो ये इन्होंने कभी भी पार्टी की सियासत में हिस्सा नहीं लिया। इन्होंने पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं लिया। कोई कभी टिकट नहीं लिया, कभी नेशनल असम्बली का, प्रोविंशियल असम्बली का, सेनेट का कभी टिकट नहीं लिया, कभी इंटरेस्ट नहीं था। ये फैमिली को आप एक तरफ कर दें, क्योंकि फैमिली तो सिर्फ अपने भाई को, अपने शौहर को या अपने बाप को बचाने के लिए लोग आ रहे हैं ना, कि किसी तरह वो बाहर निकल आए उनकी हमदर्दी के तहत, नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये बिल्कुल फटे हुए ढोल हैं। ये इन्होंने कभी ना इमरान खान को निकालने की कोशिश की, ना ये कभी कोशिश करेंगे। अब क्या होगा? इनकी तो सियासत इस पर चमक रही है कि इमरान खान जेल में रहे और बाहर इनकी जय जयकार होती है। अब क्या होगा? फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी जो पुराने लोग हैं वो आगे आते हैं, पार्टी को संभालते हैं,
पैरेलल लेके चलते हैं, निज़ाम इसका दुरुस्त करते हैं। तो इसको संजीदगी से ले रहे हैं। आप हो गए, अली जैदी साहब हो गए, असद उमर साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। देखिए, ये तो इमरान खान के ऊपर मुनसर है ना कि वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में। और जिस दिन भी खान साहब कॉल करेंगे, बुलाएंगे, तो हम हाजिर हैं। हमने तो कहीं नहीं जाना। मेरी तो सियासी विलादत ही तहरीक इंसाफ के अंदर हुई, यानी पार्टी बनाने वालों में से हम थे ना। मैंने तो पार्टी ज्वाइन कभी नहीं की। मैं तो 93 से इमरान खान के साथ एफिलिएटेड था, तो 96 में हमने जाके पार्टी बनाई, तो मैं उसमें साथ था उनके। तो मैं तो कभी पार्टी ज्वाइन नहीं की। मैं तो किया खान साहब से मिलने के लिए कोई दरख्वास्त डाली हो, किसी को अप्रोच किया हो, कहीं नाम डलवाया हो? नहीं, मैंने दरख्वास्त कोर्ट के थ्रू तो मैंने कोई दरख्वास्त नहीं डाली, जो कि मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं डालूँ। लेकिन मैंने कोशिश बड़ी की कि किसी तरह खान साहब से मुलाकात हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो मामला ऐसे हो नहीं सके। अच्छा, आप कहते हैं कि खान साहब के पास जो बड़े बुजुर्ग, जो सियासी बुजुर्ग जाते हैं या जो भी जाते हैं, वो खान साहब को पिक्चर पेशरी करते, सबसे सर फहरिस्त आता है बैरिस्टर सैफ का नाम। तो इसका मतलब है कि बैरिस्टर सैफ पर भी क्वेश्चन मार्क है इमरान इस्माइल साहब का? नहीं, देखें, बैरिस्टर साहब के पास पता नहीं कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है कि वो जब चाहते हैं वो मुलाकात कर लेते हैं। हमारा चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जो है वो एक महीने 1.5 महीने मुलाकात नहीं कर पाते। मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे मैनेज होती है चीज़ के। बैरिस्टर साहब खान साहब मना करें ना, तो 2 दफ़ा भी मीडिया पे इतने बयान देते हैं, उनकी ट्वीट्स चलती हैं, वो कहें कि मैं बैरिस्टर साहब से मिलना नहीं चाहता। क्यों आता है ये? कौन भेजता है इसको? नहीं, वो क्यों कहें कि बैरिस्टर साहब से नहीं मिलना चाहते? उनके पास वैसे ही मिलने वाला कोई नहीं है। मुझे नहीं पता कि वहाँ उनकी बैरिस्टर साहब से क्या कंफर्ट है, क्या कंफर्ट नहीं है। लेकिन मुझे लगता ये है कि एक वही बैरिस्टर साहब जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, शायद मैसेजिंग का, अंदर बाहर, ये उस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं। देखें, पीटीआई को जो 2 चीज़ें करनी चाहिए थी ना, जो मैं अक्सर सोचता हूँ कि पीटीआई लीडरशिप में अगर मैं होता मौजूद उस वक्त, तो मैं क्या करता? मैं 2 काम ज़रूर करता। एक काम में मैं क्या करता कि तमाम जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको इकट्ठा करके उनको एक ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बनाने की कोशिश करता है। इसमें मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातें उसके अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, अकज़ई साहब हैं और दीगर हैं, उन सबको इकट्ठा करके उनको लीड देते हैं और उनके साथ एक कोई 4-5 एजेंडा पॉइंट्स बना के उसके ऊपर हम कोई मूवमेंट चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अकेले की बस की नहीं है अब ये कहानी। नंबर 2 मैं ये करता कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने की भरपूर कोशिश करता। ज़रूर उनके दरवाजे पे पहुंचता, दरवाज़ा खुलवाता और उसमें से बैठ के बातचीत के ज़रिए रास्ता निकालने की कोशिश करते। भले उसमें 2 महीने लगते, 4 महीने लगते, साल लगता, लेकिन दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती। इधर से पब्लिक प्रेशर जनरेट करते अपोजिशन के साथ मिलके और इधर बातचीत का दरवाज़ा खोले रखते। यहाँ पे दोनों चीज़ें फ्लॉप हैं। ना अपोजिशन के साथ मिलके कोई मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो उधर बातचीत करने की कोशिश सर। मसला है कि खान साहब भी मना कर देते हैं ना कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सर सब छोड़ें, अब ये जो 9 मई का केस है, अब डेफिनेटली भी इमरान खान साहब के भी लगने हैं। 10-10 साल की सज़ाएं कोई कम नहीं होती। पूरी एक फर्स्ट ईयर वैसी जेल में, दूसरी ईयर भी अगर जेल में चली जाती है, सज़ाएँ हो जाती हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इमरान खान साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, कोई बीच की राह अपनानी चाहिए, ताकि कम से कम बाहर आ जाए, अपनी पार्टी को संभालें, उसको रिस्ट्रक्चर करें, अपने लोगों को दोबारा से मिलाएं। लेकिन जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, माफ़ी तो वो नहीं मांगेगा। और वो ये बात देखिए, माफ़ी तो वो मांगे जो पहले अपना, वो खान साहब कहते हैं कि मेरा कसूर है ही नहीं, मैंने 9 मई को कुछ किया ही नहीं, तो वो तो माफ़ी नहीं मांगेंगे। जो मर्जी हो जाए वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। हाँ, लेकिन बैठ के बातचीत हो सकती है। बातचीत के बड़े रास्ते, दरवाजे निकलते हैं, बातचीत के ज़रिए बड़े बड़े दरवाजे खुलते हैं। हमने देखा है खुलते हुए दरवाजे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपके टाइम का। गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा इमरान खान साहब को माफ़ी तो वो शायद नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो उन्होंने जब वो किया ही नहीं। लेकिन बहरहाल एक बड़े सीनियर सियासतदान और पीटीआई के बड़े पुराने साथी के हैसियत से वो कहते कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मुज़ाकरात की तरफ भी जाता, अपोजिशन एक ग्रैंड अलाइंस बनाता, हुकूमत से मुज़ाकरात करता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कोई ना कोई तो नतीजा निकलता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। पीटीआई का आज कहाँ खड़ी है, कल कहाँ खड़ी होगी? मंसूर अली खान हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर तथ्यकार हैं, उनसे हम जानेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब मामला कुछ यूँ है कि 9 मई हुआ था
हमने देखा, आपने देखा, सब ने देखा, एक मुसल्लमा हकीकत है। उसके बाद काफ़ी अरसे से ये बात होती रही कि इतना अरसा हो गया, उसके हवाले से सज़ाएँ नहीं आ रही, लेकिन बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन थी कि 8 अगस्त तक आपने तमाम चीज़ें मुकम्मल करनी है, केसेस के फ़ैसले करने हैं। और यूँ सरगुदा आपकी एंटी टेररिज्म कोर्ट ले लीजिए, लाहौर की ले लीजिए, या अब फैसलाबाद की ले लीजिए, वहाँ से फ़ैसले आना शुरू हुए और उन फैसलों के नतीजे में बड़ी तादाद में जो कि PTI की लीडरशिप है और इनफैक्ट जो MNAs भी हैं, तकरीबन 8 MNAs, 2 सेनेटर्स, 5 मेंबर्स पंजाब असम्बली और दीगर जो शायद पार्लियामेंटेरियंस ना भी हों, इलेक्टेड ना भी हों, प्लस कारकुन, उनको सज़ाएँ मिली, 10-10 साल की सज़ाएँ मिली। 9 मई के हवाले से जो लोग कहते थे कि शायद एक्सट्रीम केसेस नहीं होंगे या एक्सट्रीम सज़ाएँ नहीं होंगी, वो गलत साबित हुए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एक और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट मंसूर अली ख़ान साहब से, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर अली ख़ान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया साहब। मंसूर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अब ज़रा अपना ओपिनियन भी शेयर कीजिएगा। मुख्तलिफ आरा आपने सुनी, किसी ने कहा कर्मा है, किसी ने कहा अपोजिशन थी, किसी ने कहा PTI ख़ुद इस चीज़ की ज़िम्मेदार है और किसी ने कहा कि ये तीली लगा देने के मुतरादिफ है या PTI पे का ख़ात्मा होने के मुतरादिफ है। मंसूर अली ख़ान साहब इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में 2-4 एंगल्स हैं सारे मामले को देखने के। पहली बात तो ये कि जो सियासी जमातें या सियासी सोच होती है ना, वो पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं उनकी सज़ाएं हो गई, वो असेंबलियों में हैं या नहीं हैं, उससे बढ़ती या कम नहीं होती। आज मिसाल के तौर पे मुस्तफीक नवाज़ जो है, उसके पास कौमी असेंबली में एक सादा अक्सरियत है, लेकिन क्या वो इस वक्त अवाम को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करती है? सबको इसके ऊपर शको शुबहात है। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स मेरी नज़र में अगर कौमी असेंबली में या सूबाई असेंबलियों के अंदर अगर कम भी हो जाएं ये इन नाअहलियों की वजह से, तो क्या इसके अंदर अवाम का वोट बैंक जो है क्या वो कम होता है या नहीं? मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये। तो पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरी बात ये, रविश के हवाले से बात हो रही थी कि ये इतने लोगों को नाअहल कर देना ये एक गलत रविश है। इसके लिए थोड़ा सा एक स्टेप पीछे भी जाना पड़ेगा कि जो कुछ उन लोगों ने किया, क्या वो सही रविश थी? ये अगर तो वो गलत रविश थी तो फिर जाहिर बात है उसका नतीजा भी गलत ही निकलेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने एक काम बड़ा अच्छा किया हो लेकिन आपको उसकी सज़ा फिर भी दी जा रही है। काम अगर आपने गलत किया था तो नतीजा भी उसका गलत ही होगा। लेकिन फिर अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देखी जाए तो यहाँ पे बड़े बड़े मुजरिमों को बड़ी बड़ी बातों के ऊपर हमारे यहाँ पे सियासतदानों को माफ़ किया गया। उन्होंने बहुत कुछ किया था लेकिन फिर भी माफ़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी हुआ इसी मुल्क के अंदर। यहाँ पे तैयारा हाईजैकिंग केसेस के बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये भी कहा गया कि जनाब ये ख़त्म हो गया। पैनामा का केस आया, उस वक्त भी कहा गया कि ख़त्म, अब दोबारा शरीफ फैमिली नज़र नहीं आएगी। आज शरीफ फैमिली जो है वो इस्लामाबाद में भी बैठी हुई है और लाहौर में भी बैठी हुई है। तो इसलिए ये कह देना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई भी सहाफ़ी जो है वो स्टैंप लगा के ये नहीं कह सकता कि अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं को सज़ाएँ हो रही हैं तो कल को जो है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गए और कल को शायद इनकी वापसी ना हो सके। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात ये मुतमईन तौर पे कह सकता है। मंसूर, ये बात तो अपनी जगह ठीक है कि वो नंबर्स उनके असेंबली में कितने हैं इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर उनकी रूट्स आवाम में मौजूद हैं। बट ऑन दी अदर हैंड 5 अगस्त आपने एक एहतजाज की तारीख दी हुई है कि मुल्कगीर एहतजाज होगा। अब अगर आपकी एक जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है वो ऑलरेडी जेल में है, जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है वो भी डेफिनेटली अगर वो भी अब कन्विक्टेड है, तो क्या ये वाले मामलात 5 अगस्त के जो एहतजाज है उस पर असरअंदाज नहीं होंगे? और दूसरा एक साथ में सवाल ये है कि सबको पता था कि 8 अगस्त की डेडलाइन एक सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, फिर 5 अगस्त की तारीख कोई मुनासिब तारीख थी PTI की जानिब से या PTI ने बस एम कर दी? अच्छा, इसमें 5 अगस्त की जो तारीख है एहतजाज की, क्या वो शो जो है हिट होगा या फ्लॉप होगा? इसको भी 2 एंगल से देखना पड़ेगा। अगर तो सवाल ये है कि जी 5 अगस्त का शो शायद इसलिए फ्लॉप हो जाए क्योंकि इतनी सज़ाएं हो गई हैं और लोगों ने फैसला किया है कि अच्छा ये लोग इतने ख़राब हैं और इसकी वजह से अब हम जो है वो इस एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से लोग शिरकत नहीं करेंगे। हाँ, शिरकत क्यों नहीं करेंगे? एक तो गलत प्लानिंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतहा दर्जे की गलत प्लानिंग। मतलब मैं अगर उसको कहूँ कि कभी कभार तो मुझे इस तरह लगता है जैसे क्लास 6 का कोई बच्चा जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग्स बनाता है कि जनाब हम फ़लाँ दिन एहतजाज करेंगे। मतलब एक दिन आपने कहा कि जी 5 अगस्त को हमारा एहतजाज जो है नुक्ता अरूज पे होगा और साथ ही अली मीन गंडापुर साहब ने कहा जी 90 दिन की कहानी है ये।
तो उसके बाद आपने खुद जिस तरह फरमाया कि फर्स्ट ईयर लीडरशिप जो है वो जेलों के अंदर है, तो जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर है वो क्या कारनामे अदा कर रहे हैं? मतलब वो प्लानिंग्स के हवाले से या उनकी कितनी को जदोजहद है? लाहौर में, मैं लाहौर के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पे तो मुझे कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा तक नज़र नहीं आता लाहौर के अंदर। तो क्या आप लोगों ने लोगों को मोबिलाइज करना है? सो मेरे ख्याल में अगर 5 अगस्त का शो अगर फ्लॉप हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो वो सजाओं की वजह से नहीं, अपनी हरकतों की वजह से या प्लानिंग की वजह से फ्लॉप होगा। अच्छा, अभी आप तो उस वक्त की बात कर रहे हैं ना जब ये लाहौर में पहुंचे थे। आज भी जो APC बुलाई गई है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से, उससे पहले बैरिस्टर गौहर साहब से किसी ने सवाल किया था 5 अगस्त को। उनका जी ये तो एक दिन की एक्टिविटी है और वो एक दिन की एक्टिविटी होगी और फिर वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद का लायामल देखा जाएगा। तो ये तो मेरा ख्याल है उनका मूड नज़र आ ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन APC की जो आज इम्पोर्टेंस है, उसमें जो एलामिया जारी हुआ है, उसमें बड़ी उन्होंने मुख्तलिफ, एक तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बनाने की बात की है, फिर उन्होंने कहा है कि जी मिसाक़े जमहूरियत एक और होना चाहिए तमाम पार्टीज़ में, जो एक और मिसाक़े जमहूरियत, और बड़ी सारी बातें कि किसी चीज़ का खात्मा, ये वो सारा कुछ, 26 आईनी तरमीम का खात्मा, फला फला। तो ये मिल के ये जो APC है, ये जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, ये कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये कोई प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता। ये बेसिकली एक कागजी कार्रवाई से ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, एक जगह आप ये कहते हैं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन जो है वो होनी चाहिए। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन इमरान खान साहब अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जब गड़े मुर्दे उखड़ना शुरू हुए तो मेरे ख्याल में तो इमरान खान साहब उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात, आप मिसाक़े जमहूरियत के हवाले से बात करते हैं, तो मिसाक़े जमहूरियत तो इमरान खान साहब खुद नहीं कभी चाहते। वो तो अपने मुंह से कहते हैं कि इन सियासी जमातों से बात ही नहीं हो सकती जो हुकूमत के अंदर मौजूद है। तो जब आप बात ही नहीं कर सकते, आप उनसे कोई गुफ्तगू ही नहीं करना चाहते, तो आप क्या ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन करेंगे या मिसाक़े जमहूरियत आप करेंगे? सो मेरे ख्याल में ये अफराद जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हुए इस मीटिंग के अंदर बैठे, और वो शख्स जो अडियाला जेल के अंदर बैठा है, इन लोगों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ताकत पार्टी के हवाले से उस शख्स के पास है जो अडियाला में बैठा है। वो एक अपनी उंगली से जो है वो कोई भी हुक्म सादर करके जो है वो इनकी तमाम तर ऐलानात को जो है वो नलेफाई कर सकता है। मिसाल यूसुफजई की एग्जाम्पल आपके सामने है कि पूरी पार्टी के अंदर जो है मुखालफत की। अलीमा खान साहबा अपनी बहन ने मुखालफत की, अलीमीन गड्ढापुर ने, मिर्ज़ा अफरीदी, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से चूँकि हुक्म था तो वो हो गया। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इन लोगों की जानिब से माफ़ कीजिएगा, अगर कोई एलामिया जारी हुआ है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, या उससे हम देखेंगे जनाब कोई अपोजिशन की बहुत बड़ी तहरीक शुरू हो जाएगी। ये जो लोग बैठे भी हुए थे, इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो शायद अपनी सीटें तक नहीं जीत सकते। मिसाल के तौर पे जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं जानता हूँ ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की जो तजवीज़ है, ये सबसे पहले शाहिद खान अब्बासी साहब ने दी। शायद बड़े काबिल, हाँ, वो काबिल एहतराम है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन माजरत के साथ शाहिद खान अब्बासी साहब की आज जो पोजीशन है या उनकी पार्टी का जो हाल है, उनकी पार्टी का कोई एक आदमी मुझे बता दीजिए, सिर्फ एक आदमी, मैं बाकी पार्टी की तो बात ही नहीं करता, एक आदमी बता दें जो मुझे ये कह दे कि जनाब ये अपनी सीट निकाल सकते हैं। कोई भी नहीं, ना मिफ्ता इस्माइल साहब, ना शाहिद खान अब्बासी साहब, ज़हीन कादरी साहब, कोई इनमें से एक आदमी नहीं है जो अपनी सीट जीत सके। तो इनके कहने की कितनी को वक़्त है, आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक उसमें कोई बहुत। अच्छा मंसूर, आखिरी सवाल, हम बार बार जो PTI की जो इससे जो लीडरशिप बाहर है उसकी हिकमत अमली पर, स्ट्रैटेजी पर, डिसीजन मेकिंग पर हम बड़े एतराज़ात उठाते हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब जो जेल में मौजूद है, कुछ लोग कहते हैं जी उनके पास एक ऑप्शन है कि वो माफ़ी मांग लें तो फिर उनको भी आम माफ़ी मिल जाएगी। क्या उनकी हिकमत अमली आप मुनासिब समझते हैं कि वो जो वहाँ से बैठ कर इनिंग्स खेल रहे हैं, पोलिटिकल इनिंग्स, वो दुरुस्त है? नहीं, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की सबसे बड़े जो प्रॉब्लम है ना, वो है इनपुट की। उनकी इसलिए ख़राब है क्योंकि इनपुट ख़राब है। इनपुट से मुराद है कि जो उनको असल ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो सही तरह पता ही नहीं लग रही। मैं आपको आज एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ, पहली दफ़ा शायद मैं ये शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े एक बड़े सीनियर रहनुमा आज से चंद माह पहले मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप हुकूमत के साथ हमारे मामलात को, हमारा एक पैगाम पहुँचाएँ और उनको जाके कहें कि जी हम मामलात को रिकनसाइल करना चाहते हैं। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी और वो साहब मेरे घर तशरीफ़ लेकर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी मेरा सबसे पहला सवाल ये कि ये जो कुछ आप कह रहे हैं इसमें इमरान खान साहब कन्विंस होंगे, क्या वो भी इस बात के ऊपर राज़ी होंगे? उन्होंने कहा जी वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी अपनी ज़ाती जिम्मेदारी है, वो मैं कर लूँगा, आप इस मामले में पैगाम पहुँचाएँ। और उसके बाद मैंने मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले एक सीनियर रहनुमा के पास ये पैगाम पहुँचाया और जब मैंने ये पैगाम पहुँचाया तो उन्होंने मुझे सबसे पहला सवाल मुझसे ये किया कि आप जो कुछ कह रहे हैं, क्या आप, यानी मुझसे उन्होंने कहा, आप इस बात की गारंटी देंगे कि अगर मामला तय भी होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर खड़ी रहेगी? मैंने कहा जी मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा जब जिस शख्स की गारंटी आप नहीं दे सकते, आप हम पे हमें चाहते हैं कि हम उसके ऊपर एतबार करें, तो बात वहीं पे ख़त्म हो गई और आपस में कोई तो मैं आपके साथ कसौटी खेलूँ
पंजाब से थे, खैबर पख्तूनख्वा से थे, वफाक से थे, कहाँ से थे ये? आपका कबूतर है ना मेरा ख्याल है कोई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो तो लाहौर से थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनका ताल्लुक कराची से था। उनका ताल्लुक कराची से, तो कराची में चले फिर इस पे ज़रा देखते हैं। कराची में तो चंद एक ही लोग हैं जो मेरा ख्याल है और जो थे वो अब है नहीं पार्टी में। एनीवे थैंक यू वेरी मच। वो बड़ी खान साहब की कैबिनेट के अंदर बड़ी सीनियर पोजीशन पे थे। बस मैं इतनी बात करूँगा। असद उमर साहब, वो छोड़े, मैं नाम नहीं ले रहा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच मंसूर अली खान साहब आपके टाइम का। और गुफ्तगू कर रहे थे मंसूर अली खान साहब से, जानना चाह रहे थे तजिया उनका क्या है 9 मई की सज़ाओं के हवाले से और पार्टी के PTI की जो हिकमत अमली है उस हवाले से भी, PTI के मुस्तकबिल के हवाले से भी और उनके एहतजाज के मुस्तकबिल के हवाले से भी। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।